हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस वेलअप चैनल वेलअप साइकोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम अपने क्लास 11 साइकोलॉजी चैप्टर 2 मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी के पार्ट 2 के तौर पे दो तीन टॉपिक्स को पढ़ेंगे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है अल्टरनेट पैराडिम्स ऑफ रिसर्च। सो अल्टरनेट का मतलब पता ही है सबको कि दूसरा, मतलब अगर दो ऑप्शन है तो दिस और दैट, तो दिस और दैट में या तो ये नहीं तो वो, यानी एक अल्टरनेट ऑप्शन, कोई दूसरा एक ऑप्शन। एंड पैराडिम्स का मतलब होता है ए टिपिकल एग्जाम्पल और पैटर्न ऑफ समथिंग, ए पैटर्न और मॉडल। तो कोई भी मॉडल या फिर कोई पैटर्न। तो रिसर्च जो अब तक हमने पढ़ा है, हमने पार्ट 1 में, चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था ना कि रिसर्च के गोल्स क्या है, स्टेप्स क्या है। तो उनमें हमने एक तरीके का मॉडल देखा था कि इस तरीके से रिसर्च होती है। बट अभी हम देखेंगे कि ये जो रिसर्च है इसका कोई दूसरा भी मॉडल है, दूसरा एक और पैटर्न है, उसको हम देखेंगे इस क्लास में। ओके, सो psychologist studies suggested that human behavior can and should be studied following the methods adopted by science like physics, chemistry and biology. सो साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि जिस तरीके से साइकोलॉजी को भी हम साइंस ही मानते हैं, तो उस तरीके से साइंस में, जैसे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या फिर बायोलॉजी में जिस तरीके के मेथड से हमने स्टडी किया है या फिर कोई भी चीज़ को स्टडी किया है, कोई कंक्लूजन पे आया है, उसी तरीके से साइकोलॉजी में हम जो ह्यूमन बिहेवियर को देखते हैं, ह्यूमन बिहेवियर को भी सेम तरीके से स्टडी करना चाहिए। ओके, ये जो आपके नोट्स है प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड है, तो अगर आपको इनका पीडीएफ चाहिए तो ज्वाइन करना होगा हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम है बिलव्ड कम्युनिटी। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। सो जो ह्यूमन बिहेवियर है दैट इज़ प्रेडिक्टेबल, caused by internal and external forces and can be observed, measured and controlled। तो ह्यूमन बिहेवियर जो है उसको प्रेडिक्ट किया जा सकता है, इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरीके से ये होता है, दोनों तरीके के स्टिमुलस से होता है, एंड इट कैन बी ऑब्जर्व्ड, मेजर्ड एंड कंट्रोल्ड। Okay, so the discipline of psychology for a larger part of the 20th century restricted itself to the study of overt behavior, that is the behavior that could be observed and measured। अच्छी यहाँ पे स्पेस होना चाहिए, तो observed and measured। It did not focus on personal feeling, experience and meaning। तो हमने चैप्टर 1 में देखा था बिहेवियर हमारे दो तरीके से होते हैं। फर्स्ट वन इज ओवर्ट बिहेवियर। ओवर्ट मतलब जो बाहर से देखा जा सकता है, ऑब्जर्वेबल, जिसको कि हम ऑब्जर्व करते हैं और मेजर कर सकते हैं। एंड दूसरा टाइप ऑफ बिहेवियर इज कोवर्ट बिहेवियर, जो कि कवर्ड रहता है, एंड इट इज़ इंटरनल टाइप ऑफ बिहेवियर, कि इंटरनली इंसान की फीलिंग्स क्या हो रही है, एक्सपीरियंस क्या हो रहा है, एंड मीनिंग किस तरीके से इंसान किसी चीज़ के मीनिंग को परसीव कर रहा है, उसको हम कहते हैं कोवर्ट बिहेवियर। कोवर्ट बिहेवियर का नाम है, और ये इस तरीके से कोवर्ट, यहाँ पे कवर्ड लिख दिया मैंने। कवर्ड का मतलब मैंने इस तरीके से समझाया कि मानो कि कोई कवर रहता है, चीज़ अंदर रहती है, सो दैट इज कोवर्ट बिहेवियर। एंड ओवर्ट इज लाइक जो कि ऑब्जर्व किया जा सकता है, बहुत ही ईजिली ऑब्जर्वेबल है। ओके, सो 20th सेंचुरी तक, बहुत लंबे समय तक साइकोलॉजिस्ट ने सिर्फ वो ओवर्ट बिहेवियर को स्टडी किया, कोवर्ट की तरफ इतना फोकस नहीं किया है। बट इन द रिसेंट ईयर्स a different method known as interpretive has emerged, which emphasizes understanding over explanation and prediction। बट अभी रिसेंट टाइम में एक नया मेथड इमर्ज हुआ है। जैसे अब तक हमने क्या देखा, ऑब्जर्वेशन, कोरिलेशनल मेथड और कुछ कुछ हमने देखा था पहले। तो अभी रिसेंट टाइम में एक और नया मेथड आया है, इंटरप्रेटिव, जिसको हम कहेंगे, और इसने एम्फसाइज किया अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ओवर एक्सप्लेनेशन एंड प्रेडिक्शन। तो किसी चीज़ को देख के एक्सप्लेन करना और फिर प्रेडिक्शन करना, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है किसी चीज़ को समझने की, यानी जो इंटरनली किसी के अंदर बिहेवियर होते हैं, इन बिहेवियर को समझने की ज़रूरत है। ये रिसेंट टाइम में आया है। ओके, सो दिस व्यू पॉइंट एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ हाउ ह्यूमन बीइंग गिव मीनिंग टू इवेंट्स एंड एक्शन एंड इंटरप्रेट देम एज दे ऑकर इन ए पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। तो कोई भी इवेंट होता है, कोई भी इंसिडेंट होता है, ह्यूमन बीइंग अपने कॉन्टेक्स्ट में उस चीज़ को एक मीनिंग देता है। जैसे मानो किसी ने कुछ पर्टिकुलर तरीके से बिहेव किया, अब किसी पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में वो बिहेवियर सही है, तो वो मीनिंग क्या देगा, इसको बहुत ही राइट बोलेगा कि ये तो बहुत राइट है, उसके लिए ये मीनिंगफुल होगा। लेकिन किसी दूसरे पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में इस तरीके से बिहेव करना
बहुत ही नॉर्मल नहीं है, वो इस तरीके की चीज़ों को अप्रूव नहीं करता है, तो उसके लिए इसका मीनिंग होगा एक रॉन्ग होगा कि ये जो किया उसके लिए ये रॉन्ग है। तो इन्हीं चीज़ों को अभी एम्फेसिस करता है। अभी के टाइम में हम इन चीज़ों को एम्फेसिस कर रहे हैं, यानी इंटरनली क्या हो रहा है, लोगों का कैसा परसेप्शन है किसी चीज़ के प्रति, कैसा कॉन्टेक्स्ट है, इन चीज़ों को हम ध्यान देते हैं। ओके, द साइकोलॉजिकल enquiry does aim at understanding the self by reflecting on one's own experience and insight। तो हम एज ए साइकोलॉजिकल enquiry में पहले हमने देखा था ना कि हम डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर उनको एनालाइज करते हैं, कंक्लूजन पहुंचते हैं, स्टेप्स में हमने देखा था ना। तो उसके साथ साथ हम हमारा जो enquiry होता है उससे हम इस तरीके भी मतलब इन चीज़ों के ऊपर भी एम करें जिस तरीके से हम सेल्फ को, अपना जो सेल्फ है यानी अपने स्वयं को, खुद को भी अंडरस्टैंड कर पाए बाय रिफ्लेक्टिंग ऑन हमारे एक्सपीरियंस एंड इंसाइट, यानी हमारे जो एक्सपीरियंस है, हमारे अंदर जो इंसाइट्स हैं, जो थॉट्स है, फीलिंग्स हैं, उन सब के ऊपर एनालाइज करके हम अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करके अपने आप को भी समझ पाए। इन सब के ऊपर भी अभी के टाइम पे रिसर्च जो है बहुत ध्यान दे रही है। ओके, दैट्स ऑल फॉर अल्टरनेट पैराडिम्स ऑफ रिसर्च। नाउ लेट अस मूव टू नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल डेटा। तो हमने देखा था कि अलग अलग तरीके से हम डेटा कलेक्ट करते हैं, अलग अलग मेथड्स है। तो उनमें अभी जो डेटा है उसका भी अलग अलग नेचर है, यानी टाइप के अलग अलग टाइप्स के डेटा है। तो नेचर में हम देखेंगे, नेचर यानी आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी के कैरेक्टर्स या फिर फीचर्स, इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये तो बहुत फ्रेंडली नेचर के हैं, यानी उनका जो ओवरऑल फीचर्स हैं, कैरेक्टर्स है, उसमें बहुत काइंडनेस है, बहुत फ्रेंडली है। तो इस तरीके से हमारा अभी टॉपिक है कि जो साइकोलॉजिकल डेटा हम कलेक्ट करते हैं उसका नेचर क्या है। एंड देन इसके बाद हमारा एक और टॉपिक आएगा जिसको कि हम कहेंगे टाइप्स ऑफ डेटा। तो ये जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं इसके कितने टाइप्स है इसको भी हम देखेंगे, लेकिन फॉर नाउ हम देख लेते हैं कि डेटा का नेचर क्या होता है। ओके, सो psychologists collect a variety of information from different sources employing diverse methods, and this information, also called data, singular datum, relate to the individual's covert or overt behavior, their subjective experience and mental processes। तो ये जो लाइन है मेरे हिसाब से पूरा इधर से इधर के बाद यहाँ पे आना चाहिए, फिर इसको भी यहाँ पे आना चाहिए। ये मेरी गलती हुई है ड्राइव में लिखने के टाइम, सो माय बैड, प्लीज़ कंसीडर। ओके, तो जो डेटा है, डेटा वो चीज़ है जो कि साइकोलॉजिस्ट कलेक्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स के थ्रू। ये जब ये सिंगुलर होता है तब डेटम कहते हैं, और नॉर्मली ओवरऑल प्लूरल में हम इसको डेटा कहते हैं। ओके, जिसमें किसी भी इंडिविजुअल के कोवर्ट और ओवर्ट दोनों तरीके के बिहेवियर का डेटा रहता है, जहाँ पर उनका एक्सपीरियंस रहता है, उनकी मेंटल प्रोसेस यानी थिंकिंग, फिर इमोशन को प्रोसेस करना, जो भी मेंटल प्रोसेस है, कॉग्निटिव प्रोसेसेस है, वो सब के बारे में चीज़ होती है। ये सब क्या है इसको जानने के लिए तो बेटा आपको चैप्टर 1 पढ़ना पड़ेगा, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से समझाई ये सब चीज़ें है कि। ओके, बट फॉर नाउ आपको पता रहना चाहिए कि लोगों के मेंटल में, मतलब मेंटल लेवल पे दिमाग में जो भी प्रोसेस होता रहता है और लोगों का जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन सेव करना विद डिफरेंट मेथड्स इज कॉल्ड मतलब साइकोलॉजिकल डेटा। ओके, then data are not independent entities, they are located in a context and they are tied to the method and theory that govern the process of data collection। अब डेटा जो है कोई इंडिपेंडेंट एंटाइटी नहीं होती है, उनको किस कॉन्टेक्स्ट में लिया गया है, किस मेथड के थ्रू उनको कलेक्ट किया गया है, इन सब से उनका क्या मीनिंग बनेगा इसके ऊपर भी बात होती है। ओके, जैसे कि अगर मानो कोई डेटा है कि माँ मतलब मदर किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में किसी बच्चे के साथ कैसे बिहेव करती है, तो उसको अगर हम ऑब्जर्वेशन मेथड से लिया है, कलेक्ट किया है, मतलब ऑब्जर्वेशन लोग को ऑब्जर्व करके, तो उसमें क्या होगा कि उसको किस कॉन्टेक्स्ट में लिया है, मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में हमने माँ को बच्चे के साथ किसी पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करते हुए देखा है, या फिर जो ऑब्जर्वर है उस ऑब्जर्वर की ऑब्जर्वेशन बायास क्या क्या है, ऑब्जर्वर बायास क्या क्या है, क्या उसने इस बिहेवियर को अच्छा बोला, बुरा बोला, उसके बारे में उसकी क्या पर्सनल एक्सपीरियंस है, किस कॉन्टेक्स्ट में उसने देखा। तो ये बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है एक डेटा को इंटरप्रेट करने के लिए। डेटा आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द फिजिकल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट। तो सिर्फ फिजिकल और सोशल कॉन्टेक्स्ट में नहीं, द पर्सन इन्वॉल्व इन द टाइम एंड बिहेवियर ऑकर, जैसे मैंने कहा ना कि जो ऑब्जर्व कर रहा है वो जो इन्वॉल्व है वो पर्सन, उसके हिसाब से भी डेटा का इंटरप्रिटेशन निकलता है, और फिर किस टाइम पे वो बिहेवियर हुआ,
उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे वी बिहेव डिफरेंटली व्हेन अलोन इन ए ग्रुप और एट होम एंड इन ऑफिस। जैसे हम एक ही पर्सन हैं, लेकिन हम जब अकेले रहते हैं तब हम एक तरीके से बिहेव करते हैं, देन ग्रुप में रहते हैं तो अलग बिहेव करते हैं, घर पे अलग, ऑफिस में अलग तरीके से बिहेव करते हैं। तो एक ही पर्सन है, लेकिन डिपेंड करता है कि हमारा टाइम कौन से टाइम पे वो बिहेवियर हुआ है या फिर किस कॉन्टेक्स्ट में हुआ है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उस डेटा का इंटरप्रिटेशन कैसे निकलेगा। और जैसे ऐसा हो सकता है कि कोई बच्चा ऐसा है जो पेरेंट्स के सामने, टीचर्स के सामने बहुत हेजिटेट करता है बात करने में, लेकिन जब दोस्तों के सामने होता है बहुत खुल के बात करता है, पूरी दिल की बातें सब बताता है। तो वो डिपेंड करता है कि इंसान किस टाइम पे, किस कॉन्टेक्स्ट में, किस सिचुएशन में कोई काम कर रहा है, उसके हिसाब से डेटा का वो निकलेगा। ओके, अब इसमें कुछ नोट्स हैं जो आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए अलग से लिखा है मैंने। ओके, सो द मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, कोई भी मेथड हो सकता है, जैसे सर्वे, इंटरव्यू, एक्सपेरिमेंट used, and the characteristic of respondents such as individual or group, young or old, male or female, rural or urban also influence the nature and quality of data। अब जो डेटा में कौन सा मेथड यूज़ किया गया है, कौन से मेथड से डेटा को कलेक्ट किया गया है, और जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या वो मेल है, फीमेल है, स्टूडेंट्स है, वर्किंग प्रोफेशनल्स है, रूरल एरिया से बिलोंग करते, अर्बन एरिया से बिलोंग करते, इससे भी जो डेटा का नेचर है और क्वालिटी है वो इन्फ्लुएंस होता है। ओके, एंड सेकेंड थिंग, डेटा डज नॉट स्पीक अबाउट रियलिटी, inferences have to be made from data। A researcher attaches meaning to the data by placing it in a proper context। अब जो डेटा कलेक्ट किया गया है वो खुद तो बात नहीं कर सकता, खुद तो बता नहीं सकता है, तो जो इस चीज़ को इन्फ्रेंस कर रहा है, यानी जो इंसान इसको इंटरप्रेट कर रहा है, उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि वो इसको सही जगह प्लेस करे एंड देन वो इसको इंटरप्रेट करे। ओके, गॉट इट। ओके, और वहाँ से पता चलेगा कि इसकी क्या मीनिंग निकलेगी। ओके, क्या प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में डाल पाएंगे, क्या प्रॉपर मीनिंग निकाल पाएंगे, इसके ऊपर ये सब चीज़ें डिपेंड करता है। ओके, नाउ हमने पढ़ लिया कि डेटा का नेचर क्या होता है। तो नेचर में वही है कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है, फिजिकल कॉन्टेक्स्ट, सोशल कॉन्टेक्स्ट से इन्फ्लुएंस होता है, जो पर्सन इन्वॉल्व है उससे इन्फ्लुएंस होता है, फिर कौन सा मेथड यूज़ किया गया है, क्या रेस्पोंडेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इससे इन्फ्लुएंस होता है। देन डेटा खुद बता तो नहीं सकते, उसकी इन्फरेंस कैसे होती है, क्या उसके साथ सही मीनिंग अटैच किया जाता है, प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में रखा जाता है कि नहीं, इससे भी उसका नेचर इन्फ्लुएंस होता है। समझ गए? सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ डेटा या इन्फॉर्मेशन, जिसको हम कलेक्ट करते हैं उसके टाइप के बारे में बात कर लेते हैं। जो हम जिस तरीके के हम डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा का मतलब वही है ना, इन्फॉर्मेशन। तो ये किस तरीके के हो सकते हैं? पहला तो डेमोग्राफिक हो सकता है। डेमोग्राफिक का मतलब होता है कि लोकेशन वाइज या फिर मतलब किसी के ओवरऑल कम्युनिटी वाइज, मतलब उसका डेमोग्राफी क्या है, लोकेशन या फिर किस कम्युनिटी वगैरह से बिलोंग करते हैं, किस रिलीजियन से, इस तरीके की चीज़ों को हम बोलते हैं डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन। जैसे कि नाम हो गया, एज, जेंडर, बर्थ ऑर्डर, मतलब आप पहले पैदा हुए, दूसरे नंबर के हैं, तीसरे के हैं, फिर कितने भाई बहन है, एजुकेशन क्या है, ऑक्यूपेशन, मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड है, अनमैरिड है, कितने बच्चे हैं, रेसिडेंस कहाँ है, कास्ट कौन सी है, रिलीजन कौन सी है, पापा मम्मी की एजुकेशन क्या है, ऑक्यूपेशन एंड फैमिली इनकम एट्सेट्रा। ओके, मतलब जो किसी की लोकेलिटी या फिर कम्युनिटी बेस्ड इंफॉर्मेशन होती है उसको हम कहते हैं डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन। देन द सेकेंड वन इज फिजिकल इंफॉर्मेशन। फिजिकल इंफॉर्मेशन इज़ लाइक इकोलॉजिकल कंडीशन के बारे में, मतलब उसकी फिजिकल एरिया की बात हो रही है। डेमोग्राफी में हम उसका मतलब लोकेलिटी, कौन से लोकेलिटी से वो बिलोंग करते हैं, या फिर उनका मतलब कम्युनिटी बेस्ड जो लोकेशन है या फिर कम्युनिटी बेस्ड जो इन्फॉर्मेशन है उसको देखते हैं, जैसे कि रिलीजियन, कास्ट, इन सारी चीज़ों को। लेकिन फिजिकल इन्फॉर्मेशन में हम एग्जैक्टली उसके फिजिकल इकोलॉजिकल कंडीशंस की बात करते हैं। क्या वो हिली एरिया में रहते हैं, डेजर्ट में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं। जैसे एक ही लोकल, ऑलमोस्ट एक लोकल एरिया से लोग बिलोंग कर सकते हैं, लेकिन किसी का घर होता है थोड़ा अंदर की तरफ होता है, थोड़ा एक दो गली चल के जाना पड़ता है, किसी का घर होता है बिल्कुल रास्ते के पास होता है, मेन रोड के पास होता है। तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन को हम बोलेंगे फिजिकल इन्फॉर्मेशन। तो वो लोग कौन सा मोड ऑफ इकोनॉमी यूज़ करते हैं, उनकी हाउसिंग कंडीशन कैसी है,
रूम की साइज़ कैसी है, क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है घर पे, नेबरहुड में लोग कैसे हैं, स्कूल कैसा है, मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ये सब चीज़ आएगा फिजिकल इंफॉर्मेशन में। ओके, अरे देन हमारा आएगा फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल मतलब बायोलॉजिकल, जो फिजिकल बॉडी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। सो जैसे कि किसी का हाइट, वेट, हार्ट रेट, लेवल ऑफ फैटिग, फिर गैल्वेनिक स्किन रेजिस्टेंस GSR, देन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन measured by electroencephalograph EEG, then blood oxygen level, reaction time, duration of sleep, blood pressure, pattern of dream, amount of salivation, running, jumping rates in case of animal studies etc. तो ये सब कुछ हम फिजियोलॉजिकल डेटा में कलेक्ट करते हैं। फिजियोलॉजिकल मतलब आपके फिजियोलॉजी के बारे में, बॉडी के बारे में, आपके बायोलॉजिकल चीज़ों के बारे में की जाती है। एंड देन कम्स द थर्ड टाइप ऑफ डेटा जिसको कि हम कहते हैं साइकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। अब आया हमारी अपनी बात, अपनी साइकोलॉजी की बात। तो साइकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन आर लाइक जो कि मेंटल लेवल पे चीज़ें हैं, माइंड रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे कि इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी, इंटरेस्ट, वैल्यू, क्रिएटिविटी, इमोशन, मोटिवेशन, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, इल्यूशंस, डिल्यूशंस, हेलुसिनेशन। वाह वाह कैसे राइम कर रहे हैं, इल्यूशंस, डिल्यूशंस, हेलुसिनेशंस। देन ओके सॉरी, देन परसेप्चुअल जजमेंट, थॉट प्रोसेस, कॉन्शियसनेस, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, ये सब कुछ आएगा हमारे साइकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन पे। ओके, सो ये डेटा जो है ये ऑल्सो भी ऑब्टेन थ्रू वर्बल रिपोर्ट्स। कैसे कैसे, ये फिर मेथड्स की बात कर रहे हैं, लेकिन हम मेथड्स को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ऑब्जर्वेशनल रिकॉर्ड से, पर्सनल डायरी से, फील्ड नोट्स, आर्काइवल डेटा, सच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज एनालाइज सेपरेटली यूजिंग क्वालिटेटिव मेथड्स। फिर अभी डेटा एनालिसिस के मेथड में भी आएंगे, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दो तरीके के मेथड्स हैं, उनको भी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।